चलो आज की शुरू करें पढ़ाई। तो 2023 में ये एक प्रश्न आया था पेपर में। ये पेपर मैं दिखा रहा हूँ। ये बेसिक सर्विंग एआईसीटी सिलेबस के अनुसार ओसीबीसी 22 बोलते हैं जिसे, 2023 का फॉल यानी पतझड़ में। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आज आप सीखेंगे। ये रहा। फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद डंपी लेवल। डंपी लेवल जब भी आए मतलब समझ जाओ ऑटो लेवल का अल्टरनेट है, ऑटो लेवल का विकल्प है। इसमें लेवलिंग का काम करते हैं, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इससे रीडिंग ली। अब इस रीडिंग को ध्यान से देखो, 0.765, फिर 2.125, फिर पहले बढ़ी फिर घटी 1.545। मतलब ग्राउंड कैसा है, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक स्लोपिंग ग्राउंड की रीडिंग ली गई, तो उसमें हमेशा आप देखोगे कि रीडिंग या तो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। वो डिपेंड करता है कि स्लोप किस तरफ है और आप किस तरफ प्रगति कर रहे हो। अगर निचले स्लोप की तरफ प्रगति कर रहे हो तो रीडिंग बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़िया है ना। और अपोजिट होगा, अगर ऊंचाई की तरफ इंक्लाइन वाले की करते जाओगे तो ठीक है। इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, देखो 0.765, 2.12, फिर 1 पॉइंट, हाँ 1.545, 0.930, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई 2.250, फिर बढ़ गई, फिर वापस कम हो गई। अब इसको कोई बात नहीं। अब इसमें ये बोल रहा है कि एंटर द रीडिंग्स ऑन ए पेज ऑफ लेवल बुक। लेवल बुक मैंने आपको बताई थी एक बार, एक सर्वे बुक होती है, फील्ड बुक। उसमें, हाँ उसमें एक नहीं, स्टाफ नहीं, एक, हाँ स्टाफ की रीडिंग जिसमें लिखते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा ये भी जो है 0.765, 2.120, ये क्या है? स्टाफ की रीडिंग है। ठीक है। उसमें जो टेबल बना रहता है उस बुक में, वो टेबल हमें इसमें उतारना है, अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर बुक में। और उसमें उसी टेबल में ये रीडिंग लिखनी है, क्योंकि लिखना तो इस बुक में, लेवल बुक तो लाओगे नहीं एग्जाम में, लिखना तो आंसर बुक में ही है। तो वो टेबल ऐसा कैसा छापना है। हाँ। फिर इनने लिखा है, अगर इफ द स्टाफ वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड सेवंथ रीडिंग, ये इनने गलत लिख दिया है। ये इनने गलत लिख दिया है, मैं बताऊंगा एक सही क्या लिखा होना चाहिए। जो सर्वे करते टाइम ऑटो लेवल या डंपी लेवल की जो लोकेशन होती है, वो चेंज करने का ही लिखते हैं। ये इन्होंने इसकी जगह स्टाफ चेंज करने का लिख दिया है। इसकी जगह इनको क्या लिखना था? चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन, या डंपी लेवल की या ऑटो लेवल की, उसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। किस पॉइंट के बाद चेंज कर दिया पोजीशन को। तो इन्होंने लिखा है थर्ड और सेवंथ रीडिंग के बाद स्टाफ चेंज किया, जबकि स्टाफ हर पॉइंट के बाद चेंज होती पोजीशन, तभी तो अगली रीडिंग आएगी। पहले पॉइंट पे रखा, फिर स्टाफ चेंज दूसरी, तो ऐसे स्टाफ चेंज तो हर पॉइंट के बाद हुआ है। इनको लिखना चाहिए था यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करी गई तीसरे और सातवें रीडिंग के बाद। तो इस क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा, हाँ इसको अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको करते हैं बंद। और अब आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वो देखो कहाँ गया। ठीक है। हाँ। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ, ये स्टाफ नहीं, इसकी जगह यहाँ क्या होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT। इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड और सेवंथ रीडिंग। ये इसलिए जरूरी है कि ये कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं जिसपे इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से जस्ट पहले कौन सी रीडिंग ली थी और उसके बाद कौन सी रीडिंग ली थी। मैं इसका टेबल भरते हुए आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। तो चलो अब इसमें इस प्रकार का एक टेबल बनाते हैं और उसमें एंट्री नहीं, तो इस प्रकार का टेबल बनाना है और इन रीडिंग्स को भरना है। अच्छा इसके पहले ना आप सॉल्व करोगे तो इसमें यहाँ सॉल्यूशन भी लिखना अलग से, ताकि क्वेश्चन को
जो भी कॉपी में चेक करेंगे, चेक करने वाले उन्हें आसानी से दिख जाए कि यहाँ से अब हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो वैसे तो कॉपी में आप पूरा ये उतारना मत, वैसे तो ये कॉपी में उतारना मत क्वेश्चन पूरा बढ़िया, पर ये सॉल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है ये दिखना चाहिए कि नेक्स्ट ये 4 का सी का सॉल्यूशन, जैसे अभी ये गुचड़ पुचड़ में दिख रहा है, ये स्पष्ट अलग से लिखना चाहिए आपको। हाँ, कि सॉल्यूशन 4C का, क्वेश्चन 4C ऊपर लिख दो, सिर्फ इतना कि क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, फिर उसके नीचे अगली लाइन से लिखो अब सॉल्यूशन इसका चालू हो रहा है, सॉल्यूशन 4C का, फिर लिखना शुरू करो। तो इसमें एक तो ये है कि ये टेबल बनाना है, इसमें अगर चौड़ाई कम पड़ रही है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पेज को आड़ा करके बनाना, वैसे तो इसमें काम हो जाएगा। अब इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना? ठीक है ठीक है। तो अभी इसमें भरना शुरू कर दें, 1 से 11 तक लिख दें पूरा, 1 2 3 नहीं लिखना। हाँ, इसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 से लेके 11 तक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी संख्या 11 है, पर टोटल ये 9 पॉइंट है। मैं बताऊंगा कैसे। अब सबसे पहला पॉइंट है 0.765, सबसे पहली रीडिंग 0.765 लिखा है बैक साइड पे, क्योंकि बैक साइड पे हम उस पॉइंट की रीडिंग लेते हैं जिसका पहले से ही आरएल पता हो, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? और बेंचमार्क। तो रिमार्क में इसके आगे हम सीधे में लिखेंगे, जैसे ये आप स्केल से बढ़िया लाइनें बनाएंगे, रिमार्क में लिखेंगे बेंचमार्क, दिख रहा है? ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है एज्यूम सूटेबल आरएल ऑफ, हाँ मतलब जो पहला पॉइंट है उसका आरएल आप मान लें कुछ भी सूटेबल। होता क्या है जब ये सर्वे करते हैं तो पहला पॉइंट वो रहता है जिसका आरएल पता होता है, कैसे पता होता है? वहां पे लिखा होता है, कौन लिख के रखता है? कोई सरकारी एजेंसी लिख के रखती है, जैसे पुलिया के पास में लिखा होता है, बांध पे लिखा होता है, हाँ रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, उसके पास में शिफ्ट कर देते हैं, नया बेंचमार्क बना देते हैं। कोई हो सकता है किसी प्रकार का कंक्रीट का कुछ ब्लॉक बनाया, उसके ऊपर पेंट से लिख दिया, तो वो एक नई जानकारी उससे मिल रही है कि इसका बेंचमार्क कितना है, तो बेंचमार्क की वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन वाले ने लिखा नहीं, कई बार लिख देते हैं कि मान लो 415 मीटर है, अब इसमें इनने लिखा नहीं है, इनने कहा कि सूटेबल मान लो, तो अपन इसका सूटेबल मान लेंगे आर एल इक्वल टू 100 मीटर, राउंड फिगर में रहेगा मामला, है ना, अपनी इच्छा से। आप इसकी जगह 110 मान ले, 150 मान ले, 200 मान ले, 0 मान ले तो भी चलेगा, पर कुछ भी एक मान के चलें, तो वो आप डिक्लेयर कर देना क्वेश्चन में ऊपर, ये टेबल बनाने से पहले ऊपर लिख देना है कि एज्यूमिंग आर एल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इक्वल टू 100 मीटर। तो अब यहाँ लिख देते हैं 100.000, ठीक है, ये अजम्पशन है, असली सर्वे में ये पता होता है। अब आगे की बात सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 2.120, ये रीडिंग है, ये रीडिंग है, तो इसको लिखेंगे इंटरमीडिएट साइट में 2.120। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? शब्द इंटरमीडिएट मतलब बीच का, है ना? हाँ, जैसे इंटरवल होता है ना, उसी टाइप का लगभग मिलता जुलता शब्द है इंटरमीडिएट, मतलब बीच का। फिर उसके बाद है 1.545, 1.545, इसको भी इंटरमीडिएट में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, तीसरे पॉइंट के बाद, तीसरे स्टेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया था, तो इंस्ट्रूमेंट की पहली जो भी पोजीशन थी वहां से केवल 3 रीडिंग ली, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाली, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पोजीशन चेंज कर दी। नहीं, 3 रीडिंग ली, तीसरी के बाद चेंज हुआ, तीसरी रीडिंग लेके इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया। हाँ,
इंस्ट्रूमेंट को हटाया, चौथी पे नहीं, वो आप स्टाफ का कह रहे हो। स्टाफ तो हर रीडिंग के बाद चेंज हो रहा है। नहीं, इसमें क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, आपको हिंदी वाला दिखाते हैं, रुको। हिंदी वाला कहाँ गया? एक बार मतलब तीसरी रीडिंग ले ली, उसके बाद चौथी रीडिंग पे दूसरे के अंदर लिखा। हम्म, इसकी भाषा ध्यान से पढ़ो आप। इसमें क्या लिखा है, यदि स्टाफ की रीडिंग की जगह तीसरे व सातवें पाठ्यांक के बाद परिवर्तित की गई, इसमें जो स्टाफ लिखा है उसकी जगह इंस्ट्रूमेंट, ऑटो लेवल या डंपी लेवल मान के चलो। यदि हाँ, रीडिंग तो स्टाफ की है, ये तो सही लिखा है। स्टाफ की तीसरी रीडिंग की जगह, ऐसा क्यों लिखा है जगह? चलो खैर, तीसरे और सातवें रीडिंग के बाद, रीडिंग को पाठ्यांक कहते हैं, इसके बाद क्या चेंज कर दिया, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी। तो सर्वे कुछ ऐसे हो रहा है, मैं आपको कागज पे बना के दिखाता हूँ। एक मिनट। अब ठीक है। अब सर्वे कुछ ऐसे हो रहा है, ये टेरेन है, मतलब जमीन है, ठीक है। यहाँ का इंस्ट्रूमेंट रख लिया, मान लो इस लाइन के पीछे का इंस्ट्रूमेंट रख दिया। अच्छा चलो, जमीन पे क्योंकि 2D डायग्राम बन रहा है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। पहली रीडिंग यहाँ पे ली, मान लो, अच्छा वो ऊपर थी, पहली रीडिंग यहाँ पे ली, ये है लाइन ऑफ कोलिमेशन। पहली रीडिंग ये ली, क्या आई, 0.765 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर 2.12 हो गया, तो मतलब गहराई में रख दिया, दूसरा पॉइंट ये था, ये आया 2.120। फिर मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ था, किसी कारण से, ऐसे ही पॉइंट है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या आई, 1.545। अब अगला पॉइंट मान लो किसी मजबूरी कारण यहाँ लेना है, यहाँ, और इसके बीच में मान लो कोई पेड़ है, और यहाँ से इस रीडिंग को नहीं देख पा रहे, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस इंस्ट्रूमेंट को ले जाना पड़ेगा उठा के यहाँ कहीं, समझ रहे हो? तो इंस्ट्रूमेंट को उठा के ले गए और नई पोजीशन में रख दिया। अब यहाँ से रीडिंग लेंगे, तो क्या करते हैं, ये वाली रीडिंग, ये पुरानी वाली पोजीशन से लास्ट रीडिंग थी, तो इसको लिखेंगे फोर साइट में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, हटाने से पहले, ये रीडिंग ली, फिर ये रीडिंग ली, फिर ये रीडिंग ली, उसके बाद हटाया ना, तो ये हटाने से पहले बोलो इसको, ठीक है। हटाने से पहले जो सबसे आखिरी रीडिंग ली थी, ये वो है, तो इसको कहाँ रखेंगे, फोर साइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे? अच्छा। मतलब ये आखिरी रीडिंग थी सर। हाँ, इसके बाद पोजीशन चेंज हो गई। मतलब दूसरी जगह से कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरी जगह से कर रहे हैं, लेकिन जिनका सर्वे कर रहे हैं वो वही पॉइंट है सब, है ना। अब ऐसे में क्या होता है, जब नई पोजीशन पे रख देते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो फिर जो लास्ट जिस पॉइंट पे रीडिंग ली थी ना 1.545, उसी को जगह पे स्टाफ रखे रहने देते हैं, और पूरा, और नई इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से वहीं पे रीडिंग लेते हैं। और ये जो रीडिंग आई, ये वो है, जैसे मान लो ये 0.930, सुनो, तो ये आ गई 0.930, हाँ बोलो। अब वो मान लो ये दिख रहा है यहाँ से, लेकिन वहां से नहीं दिख रहा था, अभी वो कुछ समझाने की कोशिश में ऐसा बोल दिया पेड़ है, पर हाँ बात सही है, फिर तो पेड़ इधर भी अड़ेगा। मान लो इधर दिख रहा है अभी, है ना, ऐसे ही कॉमन पॉइंट रहता है, ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। कॉमन क्यों, क्योंकि ये स्टाफ को पुरानी वाली पोजीशन इंस्ट्रूमेंट की से भी देख पाए,
और ये स्टाफ को नई वाली पोजीशन से भी देख पाए, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। इसको सीपी भी लिखते हैं और इसको चेंज पॉइंट भी बोलते हैं, चेंज पॉइंट। ठीक है। तो अब रीडिंग कौन सी ली? 0.930। किस पॉइंट की ली? तीसरे की ही ली। तो अब ये वाली रीडिंग को तीसरे की ही बैक साइड में लिखना है, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको चौथे की बैक साइड में लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। अब अभी तो मैं रीडिंग फिल करना सिखा रहा हूं। अब देखो ये बहुत आसान काम है। 2.250 दिख नहीं रहा, हाँ ठीक है। तो इसको मैं इंटरमीडिएट फ्लाइट में लिखूंगा 2.250। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला चेंज पॉइंट है। 3.475, ठीक है। अब 0.835 ये सातवीं रीडिंग है। इसके बाद फिर से इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसको कहाँ लिखेंगे? फोर साइड में 0.835। इसके बाद है छठे में, वो लिख लेंगे अपन सीरियल नंबर। फिर आई 1.370, तो ये कॉमन पॉइंट है, तो इसी की बैक साइड में आएगी ये, ठीक है। उसके बाद ये वाली फोर साइड रहेगी, बाकी इसके बीच की जो है ये सारी इंटरमीडिएट साइड रहेगी। असली जो सर्वे होता है उसमें आई एस 100-200 रीडिंग भी हो सकती है, 20-50 रीडिंग, बहुत सारी आईएएस रहती हैं। खूब सर्वे चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, रीडिंग आती जा रही है, आखिरी पॉइंट आएगा बाद में तो वो रहेगी फोर्थ साइड। उसके बीच में तो बहुत सारी रीडिंग आ गई थी, जैसे अपन ने भी यहाँ पीछे सर्वे किया था, तो पहली रीडिंग बैक साइड में आ गई। उसके बाद आखिरी रीडिंग आई थी फोर्थ साइड में, लेकिन उसके बीच में तो अपन ने कितनी सारी रीडिंग ली थी, कम से कम 50 से तो ज्यादा ही ले ली होंगी, तो वो सब आईएएस में आती है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन को छोटा रखना है, इसलिए इन्हें आईएएस कम दिए। तो अब क्या 1.370 के बाद 2.125, 1.230 और सबसे आखिरी रीडिंग आई 1.545, तो ये आ जाएगी फोर साइड में। वाह, टेबल की लंबाई कितनी बढ़िया बनी थी। टेबल को मैं अभी, चूंकि ये सेटअप में थोड़ी जगह कम है स्केल रखने की, इसलिए हाथ से बना रहा हूँ, वरना ऐसा बनना नहीं चाहिए टेबल आपका, बढ़िया नीट एंड क्लीन बनना चाहिए। पेंसिल स्केल से बनाओगे आप लोग। अब इसमें पॉइंट के नंबर लिख देते हैं 5 6 7 8 9। याद है मैंने कुछ कहा था? हाँ वो ठीक है, इसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, वो ऑफिशियल वर्क में बता। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि 9 पॉइंट हैं जिनकी 11 रीडिंग है। 11 रीडिंग क्यों हुई? क्योंकि चेंज पॉइंट में एक ही पॉइंट की 2 रीडिंग होती है, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। इसको लिख रहे हो? लिख लो। अब इसमें हमें रिमार्क में, जैसे अपन ने पहली रीडिंग बेंचमार्क लिखा है, उसी तरह से जहाँ पे ये चेंज पॉइंट है उसके आगे हम लिखेंगे चेंज पॉइंट। इसके भी सीध में लिखेंगे चेंज पॉइंट, ऐसा लिख देते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन को मैं फिर से दिखाता हूँ। हाँ, सातवां पॉइंट है वो सातवीं रीडिंग के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वो स्टेशन कौन सा है? वो छठवां ही है। जैसे टोटल 11 रीडिंग है और 9 स्टेशन है ना, या 9 पॉइंट है ना, ऐसे जादूगरी। अब आप इसमें ध्यान दो, इसने लिखा है कैलकुलेट द आरएल ऑफ ऑल स्टेशंस बाय। हाँ, ये ना दो मेथड होती हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, आजा, हाँ, और एक होती है राइज फॉल मेथड। क्वेश्चन कितने आते हैं? दो ही से आते हैं। दोनों से आते हैं, और हम इसी क्वेश्चन को इसके बाद राइज फॉल मेथड से भी करके देखेंगे, और दोनों ही बहुत आसान है। बस एक बार देख रखा हो कम से कम, जैसे आप लोग यहाँ क्लास में आ गए देख रहे हो, बस इतना काफी है। मेरे जो करते जा रहा हूँ वो देखते जाओ।
और नहीं किया तो फिर कुछ भी कर लो, सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। थोड़ा सा तो लॉजिक आना चाहिए ना। अब इसमें हमें यहाँ पे कुछ लिखना है एच आई में और आर एल में, है ना। इसको एच आई मेथड के साथ साथ एच आई आर एल मेथड भी कहते हैं, एच आई आर एल मेथड या एच आई मेथड भी कहते हैं, एक ही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एच आई है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की हाइट कहाँ से निकाली जाती है? मीन सी लेवल से, औसतन समुद्री लेवल, समुद्री सतह, है ना। तो मान लो ये औसतन समुद्री लेवल है, तो हमने ये मान लिया है कि जो पहला पॉइंट था उसका आर एल 100 मीटर है। डायग्राम आ रहा, ये रहा, काफी गहरा बना दिया मैंने, इसमें आ नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। जूम कर लो तो उसको, चलो ये दूसरा समुद्री तो जूम लेवल कर बना लो। देता है। नहीं वो जूम आउट करना पड़ेगा, नहीं वो जूम आउट ही है। चलो ये ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का आरएल है। आरएल क्या है? रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड मतलब कम करना, लेवल मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, लेवल मतलब लेवल, आप समझते हो उसकी भावना, लेवल। अब अगर सेकंड पॉइंट का हमें आरएल निकालना है, इसे मैं लिख देता हूं, मान लो RL2, ये निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की ये अंतर को माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है ये माइनस करना पड़ेगा। वो पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इनकी जो रीडिंग है इनको आपस में माइनस कर दो। सही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इसकी निकालनी पड़ेगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन समुद्र तल से कितनी ऊंची है ये पता करना पड़ेगा। मान लो ये कहाँ गया? हाँ, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है ना। इसमें अगर ये जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगी? इस लाइन की ऊंचाई कितनी वो मिल जाएगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जो बेंचमार्क की वैल्यू है जो 100 मीटर हमने मान ली है, उसमें ये बैक साइड जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 100 प्लस 0.765, तो ये आएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो जो भी पॉइंट का आरएल निकालते जाना है अगले पॉइंट का, उसमें ये रीडिंग माइनस करते जाएंगे, इसमें से ये रीडिंग माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखते जाएंगे। तो अब इसके लिए आपको चाहिए कैलकुलेटर। 100.765 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से माइनस करेंगे क्या है? 2.120। सही है। अब जो आया वो है अगले पॉइंट का आरएल 98.645। इसके बाद वाले पॉइंट का आरएल चाहिए तो इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये माइनस करना है। तो आर 100.765 माइनस 1.545, तो आया 99.22। अब ये क्या है? यहाँ इन तीनों रीडिंग को लेने में इंस्ट्रूमेंट तो एक ही जगह रखा हुआ था, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम रहेगी जब तक कि इंस्ट्रूमेंट को हिलाएं नहीं। इसलिए अपन कहते हैं बार बार सर्वे करते करते कि देखना कहीं लात ना पड़ जाए ऑटो लेवल को। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चेंज पॉइंट है, तो इसके बाद नई पोजीशन से रीडिंग लेने लग गए अपन, तो अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बदल जाएगी। ओ प्लस हाँ, अब इसमें अपन क्या प्लस करेंगे? 0 पॉइंट ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, दिमाग तो है तुम। अरे माउस कहाँ है? तो अब नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन तीसरे पॉइंट के बाद चेंज हो गई, तो अब नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? RL में बैक साइड जोड़नी पड़ेगी। तो अब हम
अबे 99.220 आना चाहिए इसके आगे, ठीक है, प्लस 0.930, सही दिख रहा है? तो 100.150, 150। ये आखिरी में जीरो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम इतनी बारीकी से नाप रहे हैं कि हमको तीसरे प्लेस ऑफ डेसिमल तक पक्का पता है आंकड़ा क्या है, इसलिए जीरो लिखते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिसीजन किस लेवल का है, कितना बारीक आप नाप रहे हो, है ना? जैसे बलस्त से नापते हैं हाथों से, तो ऐसे फिट फिट में बता देते हैं कि 4 फीट होगा अंदाज से, तो उसमें फिट के बाद इंच कितने होंगे वो नहीं बता सकते हैं। तो इसमें प्रिसीजन इतना अपन तक बता रहे हैं, ये होता है, ये है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये मीटर है। नहीं नहीं, 100 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर हैं, 15 सेंटीमीटर 0 ऐसा है ये। अब अगर अपन को ये एच आई नहीं मिल गई तो अब आर एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एच आई में से, हाँ, तो मतलब अगर अपन एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो आप देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो बेंचमार्क की वैल्यू जो भी है उसमें अपन को बैक साइड जोड़नी है, ठीक है। उसके बाद जितने भी आर एल 1 2 3 निकालने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये रीडिंग माइनस करनी पड़ेगी, आई एस जितनी भी आ रही है या एफ एस जितनी भी आ रही है। फिर उसके बाद नया नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 थी, अब नई इंस्ट्रूमेंट चाहिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जो सबसे लास्ट आर एल था, आर एल लास्ट वाला जो था, उसमें अब वाली बैक साइड को प्लस करना रहेगा, और बस ऐसा कर करके फिर चलता रहेगा। फिर जो आर एल आते जा रहे हैं इसके बाद के, वो निकालने के लिए नई वाली एच आई में से सारे के सारे आई एस माइनस करते जाएंगे। तो ये एक इसका आप समझोगे गोल्डन रूल फॉर्मूला, ये आपकी सहायता करेगा, ठीक है। मैं इस चीज को लॉजिकली देखता था, मैं हमेशा दिमाग में ये पिक्चर बना लेता था, तो मुझे ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और ये ज्यादा काम का रहता है हाँ सर, ये कि, बल्कि हाँ, मेथड तो वही है सर। मेथड तो ऐसे ही आई है। अब ये तीसरे पॉइंट का आरएल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसकी मिली यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से ये रीडिंग माइनस कर देंगे तो यहाँ से हाइट मिल जाए, यही होता है आरएल, यही है आरएल। फिर इसके बाद नई पोजीशन की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो ये रीडिंग जो आई थी ये इसमें जोड़ देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, HI2। 0.93। हाँ हाँ, और आप देखो अब इतना सब ये मुझे दिमाग में पिक्चर बन जाती है, तो अब मुझे बार बार, आपको कितने सारे अपन ने सर्वे करे, कोई डाउट नहीं रहता है। आप भी कोशिश करो दिमाग में पिक्चर करने की। इंसान का दिमाग ऐसा है जो देखने में ज्यादा कंज्यूम होता है, मतलब देखने में ज्यादा इंसान की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिमाग बना है। सुनने और समझने की थोड़ी धीरे धीरे आता है, अपन को बार बार समझना पड़ता है। मैं सिर्फ बोलते जाऊं और आपकी आंखें बंद करवा दूं तो इतनी थोड़ी समझ में आएगा। डायग्राम की कोशिश करा करो, हाँ, देखने से ज्यादा समझ में आता है। तो ठीक है, अब इसी ही फॉर्मूले से अगर अपन आगे बढ़े, तो अब HI2 अपन ने निकाल लिया, लास्ट RL प्लस बैक साइड। अब बचे हुए RL निकालेंगे नई वाली HI में से, IS माइनस करते जाएंगे, ये IS है, ये भी IS है, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो RL आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो अब यही रहेगी, क्योंकि अब यहाँ के इनके बीच में तो कोई इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करी नहीं, यहाँ पे भी वही लिख दो, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, और इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए ही, कैलकुलेटर बिना काम नहीं होगा। -2.250, हाँ, बहुत बढ़िया, ये डबल जीरो लिखने हैं, हाँ, रिड्यूस्ड लेवल, बहुत बढ़िया, 3.475, 96.675, ये मीन सी लेवल से सर है ना ये? हाँ, मीन सी लेवल से, समुद्र तल अगर हमारे नीचे जमीन गायब हो जाए तो हम समुद्र में गिरेंगे, तो कितनी ऊंचाई से गिरेंगे, ये वो है।
वो है ना, ये है ना, बेंचमार्क वही रहता है, बेंचमार्क की वैल्यू यही है। मान लो आप ऐसे टापू पे खड़े हो और वहां पे एक ऐसा पॉइंट बना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेंचमार्क मीन सी लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई, तो पहला पॉइंट हमारा वही था। हाँ, जहाँ पे 100 मीटर ऊंचाई से सर्वे शुरू किया गया था। अभी तो क्वेश्चन है, मान लिया ऐसी जगह से सर्वे शुरू कर लिया। फिर ये अपन ने चेंज किया था स्टाफ, हाँ बात कैसे पता चला कि मतलब कितना होते हैं? हाँ, वो अपन ने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोरसाइट माइनस करी तो वहां का आरएल आ गया। सर वो वाली मैंने इस बार बैक साइड नहीं नहीं, वो तो प्लस करी तब इंस्ट्रूमेंट की हाइट आएगी। माइनस तो आई आई ए तो रेफरेंस किया ना सर हमको। जो सबसे आखिरी पॉइंट था उसका आरएल निकाल लिया, ये तो आ गया ना, है ना। अब इस आरएल में पहली बैक साइड जोड़नी है, जैसे अपन ने इस आरएल में बैक साइड जोड़ी थी तो एच आई आई थी, उसी तरह से जो सबसे आखिरी पॉइंट का आरएल था उसमें बैक साइड जोड़ी और नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। ऐसा भी करते हैं किताब में, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नई वाली यहीं से लिखने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ चेंज पॉइंट हो गया है तो यहीं से नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिख दो। तो मैंने अभी वही लिख दी है। अब इस पॉइंट का आरएल चाहिए फिलहाल तो अपन को, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से संबंधित ये वाली रीडिंग है, ये वाली नहीं है, ये चेंज पॉइंट हो गया, ये अगली हाइट ऑफ, ये अगली इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से है, तो इसमें से ये माइनस होगा एफएस। ठीक है, तो आरएल निकालना है तो अब इसको मैं, अच्छा ये मैंने टाइप तो कर दिया था, ये रहा, कितना है दिख रहा है, 99.315। अब नई एचआई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अनिल तुम मत बोलना। अब यहाँ पे नई नवीन एचआई चाहिए, इसमें ये ऐड करेंगे, 2.1 बढ़िया, बस यही तो याद रखना, इतनी सी बात। तो आरएल में अब बैक साइड जोड़ेंगे, है ना, यहाँ भी लिखा है आरएल जो आखिरी था लास्ट प्लस बैक साइड, तो नई नवीन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या सेकंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या अगली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी। अच्छा आप लोग क्या करते हो, इसमें आंसर दबा के उसमें जोड़ देते हो, तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, 1.370 कर दिया, अब इक्वल टू दबा दिया, लेकिन ये है आ गया ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 100 + 685, लेकिन क्या गलती से अगर 2 बार इक्वल टू दब गया बटन तो वो जो आंसर है ना उसमें जुड़ता ही जाता है ना, तो ये गलती ना हो, बचने के लिए इसको टाइप ही कर लिया करो, और या फिर एकदम सावधानी से इक्वल टू दबाना। मैं बचता हूँ, ये आंसर का उपयोग कम करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अब नवीन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 100.685 आ गई, अब आरएल चाहिए इसका इसका और इसका, तो इनमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, हाँ इसको माइनस करेंगे, ये तो सेम टू सेम है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 100.685 माइनस 2.125, 98.56 0, फिर इसी में से माइनस करेंगे 1.230, 99.455, फिर ये आखिरी पॉइंट माइनस 1.545, 99.140। यहाँ पे रिमार्क में लिखते हैं एंड पॉइंट, ये सर्वे इतना ही था, वो आखिरी पॉइंट था। ठीक है, हाँ ऐसा करके सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, कैलकुलेट आरएल ऑफ ऑल स्टेशन, तो वो हमने कर लिया ये रहे, और यही आपको करना है, अगर वो अपन सर्वे जो करते हैं ना उसके बाद यही निकालते हैं, और इस आरएल से पता चलता है कि जिस लेवल पे अपन सड़क बनाना चाह रहे हैं उसमें भराव होएगा कि कटाव होएगा, कटाव होएगा तो कितनी क्वांटिटी का होएगा, भराव होगा तो कितना भराव करना पड़ेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन इतना ही, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं और आगे की।